हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मौर्य एजुकेशन ऑफिशियल चैनल। मौर्य एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जब आप अंत तक बने रहेंगे हमारे साथ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है बच्चों। थर्ड चैप्टर जो था कृषि की विशेषताएँ, समस्याएँ और नीतियाँ। तो इस चैप्टर में हमारा चौथा पॉइंट हमारा है। ये चौथे पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कृषि संबंधी सुधार। तो कृषि संबंधी सुधार जो थे वो क्या थे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो कृषि संबंधी सुधार में कहा जा रहा है भारतीय कृषि में सुधार। भारतीय कृषि का सुधार करने की दृष्टि से सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कई सुधारणात्मक उपाय अपनाए थे। अब देखो, भारत की कृषि को सुधारने के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी। पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी? उसके तहत 5 साल के लिए कुछ योजनाएं चलाई जाती थी जिसमें रोजगार को बढ़ाने के लिए या कृषि को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कार्य किया जाता था, जो कि आप सेकेंड चैप्टर में इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आगे कह रहा है कि इन सुधारणात्मक उपायों का अध्ययन का अक्सर कृषि संबंधी सुधारों के रूप में किया गया है। व्यापक रूप से इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इनको किन किन वर्गों में बांटा गया। तो पहला जो वर्ग है इसमें तकनीकी सुधार, दूसरा है संस्थागत सुधार, तीसरा है सामान्य सुधार। तो ये जो सुधार किए गए थे, सुधार इसलिए किए गए थे ताकि हमारी जो कृषि है वो काफ़ी बेहतर हो सके और अच्छी हो सके। तो तकनीकी सुधार में हम देखेंगे, तकनीकी सुधार में क्या है, कह रहा है कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, यानी कि पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन अब क्या करें, सुधार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका सुधार करने के लिए हमने क्या किया, अधिक उपज देने वाले यानी कि उन्नत बीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि पैदावार क्या हो सके, अच्छी हो सके। दूसरा पॉइंट हमारा रासायनिक खाद का प्रयोग। रासायनिक खाद का प्रयोग मतलब यहाँ पे क्या है, रासायनिक खाद का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी की जो गुणवत्ता है जो समाप्त हो जाती थी वो बरकरार रहे, बनी रहे, और जो पौधे हमारे हैं यानी कि जो हमारे उपज है उनको अच्छे पोषक तत्व प्राप्त हो सकें। अगला पॉइंट हमारा कि फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग क्यों करते थे? क्योंकि जो फसलें हैं उनमें जब उनकी फसलों में कीड़े मकोड़े लग जाने की वजह से वो फसलें ख़राब हो जाती थी, तो उनसे बचाव के लिए हम कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे। इससे क्या होगी कि फसल का जो जीवन है वो बढ़ने लग गया, जीवन काल बढ़ने लग गया और हमारी फसल काफ़ी अच्छी होने लग गई। अगला हमारा है वैज्ञानिक खेती प्रबंध। वैज्ञानिक खेती प्रबंध का मतलब यहाँ पे क्या है कि वैज्ञानिक खेती प्रबंध में ये कहा गया है कि मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करना इसके बारे में, ठीक है, और कौन से समय में कौन सी फसल का पैदावार करनी चाहिए, कितना उसे पानी देना चाहिए, क्या उसका टेम्परेचर होना चाहिए, इन चीज़ों की जानकारी इसके अंदर दी गई है। अगला हमारा है खेती के यांत्रिक संसाधन। खेती के यांत्रिक संसाधन के अंदर आपका आता है जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, यानी कि जितने भी आपके मशीनी उपकरण हैं उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है। अगला हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये था तकनीकी सुधार। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो संस्थागत सुधार है। तो संस्थागत सुधार को हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं भूमि सुधार भी कहा जा सकता है यहाँ पे संस्थागत सुधार को। ठीक है, तो भूमि सुधार के अंदर क्या है, मध्य स्थितों का उन्मूलन, यानी कि जो मध्य स्थित थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया, यानी उन्हें कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मध्य स्थित क्या करते थे, वो हमें लगान पर ज़मीन दिया करते थे और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लेते थे और हमें मजबूरन ऋणग्रस्त होने की वजह से उनको ही अपनी सारी फसल बेचनी पड़ जाती थी। तो उनका अब बोलबाल था वो ख़त्म हो गया, यानी कि अब उन्हें हटा दिया गया। लगान का नियमन कर दिया। लगान का नियमन का मतलब हो गया कि एक निश्चित लगान ही किसान से वसूला जाएगा, इससे ज़्यादा लगान किसान से नहीं वसूला जाएगा, ये नियम लागू किया गया था। चकबंदी लाई गई। चकबंदी के अंदर क्या होता है, जो जोतें हमारी बिखरी हुई थी उन बिखरी हुई जोतों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। जैसे मान लो कि अगर किसी एक व्यक्ति की बिखरी हुई ज़मीनें हैं, कुछ एकड़ बाद मान लो कि 10-20 किलोमीटर बाद एक ज़मीन है, फिर 20 किलोमीटर बाद एक ज़मीन है, तो इस तरीके के जो बिखरी हुई ज़मीनें थी उनकी, तो उस बिखरी हुई ज़मीन को हटाकर उनको सारी ज़मीनों का मिलाकर एक ही जगह ज़मीन दे दी गई, उसको बोलते हैं चकबंदी कर देना, यानी कि उनकी सारी ज़मीनों को मिलाकर एक ही स्थान पर वो ज़मीन दिलवा देना। तो सरकार ने ये काम किया। अगला पॉइंट है भूमि की उच्चतम सीमा और अधिक्य भूमि का पुनः वितरण, यानी कि जो जमींदार थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी उन जमींदारों से कुछ हिस्सा, यानी कि वो कुछ हिस्सा उनको दे दिया, बाकी अधिकतम हिस्सा उनसे लेकर वापस किसानों को सौंप दिया गया ताकि वो अधिक से अधिक पैदावार कर सकें। जो जमींदारों के अंडर में ज़मीनें थी उनसे उनको छीन लिया गया किसान सरकार द्वारा। अब सहकारी खेती। सहकारी खेती में क्या है, सहकारी खेती के अंदर ये है कि सरकार भी अपने कॉन्ट्रैक्ट लोगों को देने लगी, यानी कि किसान को देने लगी कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं ये फसल उगाने के लिए और आप ये फसल उगाइए, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं सरकारी खेती। कुछ सरकार को भी आवश्यकता होती है कच्चे माल की, तो उनकी खेती वो किसानों से करवाया किया करते थे।
अगला हमारा पॉइंट है जो तीसरा मेन पॉइंट है सामान्य सुधार। अगर ये सामान्य सुधार भी अंग्रेजी टाइम यानी कि अंग्रेजी सरकार के टाइम पे कर दिया जाता तब भी हमारी पैदावार बहुत अच्छी हो जाती, लेकिन उस समय ऐसा नहीं किया गया था। तो देखो सामान्य सुधार के अंदर क्या है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार मतलब कि पहले आपको पता है कि जो हमारे किसान थे वो भारी वर्षा पर ही निर्भर करते थे, अगर वर्षा अच्छी होगी तो ही फसल अच्छी होगी वरना नहीं। लेकिन अब क्या कर दिया, नलकुंभ लगा दिए गए, ट्यूबवेल वगैरह लगा दिए गए, ठीक है, नाले खोद दिए गए, नहर खोद दी गई ताकि उनके उनके उन तक आसानी से फसल को सिंचाई देने के लिए, फसल को सींचने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके। अगला पॉइंट है साख का प्रबंध करना। साख का प्रबंध का मतलब कि जैसे कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता फसल लगाने के लिए, तो सरकार उनको अपनी तरफ से पैसा दिया करती है कुछ निम्न ब्याज दर पे, यानी कि कम मात्रा के ब्याज दर पर। कई कई बार ये ब्याज दर माफ़ भी कर दी जाती है और ये लोन भी माफ़ कर दिया जाता था। अगला पॉइंट है नियमित बाजार एवं शहरीकरण। नियमित बाजार एवं सहकारी विपणन समितियाँ। नियमित बाजार का मतलब यहाँ पे कि जो सब्जी मंडी है या जो क्या नाम है मंडी है, उसका एक नियम बांध दिया गया कि हर रोज़ ये मंडी लगेगी या फिर हर हफ्ते में या जैसा भी सरकार को अच्छा लगा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक मंडी तैयार की जिसमें सभी के सभी किसान अपना माल ला के आसानी से बेच सकते हैं एक नियमित कीमत के ऊपर, और उनसे उनकी कीमत को क्या नाम है तोड़ा मोड़ा नहीं जाएगा। जैसे कि मध्यस्थों को उन्हें मजबूरन कम कीमत पर माल बेचना पड़ता था, तो ऐसा यहाँ पर नहीं था। कीमत समर्थन नीति। कुछ सरकार ऐसा भी कहती थी कि अगर मान लो कि आपकी कुछ फसलें ऐसी जो बिक नहीं पा रही हैं तो उसको हम कम से कम कीमत या उस कीमत पर ख़रीद लेंगे ताकि आपको लागत, आपकी जो लागत है वो भी निकल जाए और आपको नुकसान भी ना हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के पॉइंट हम अंदर पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। तो देखेंगे बच्चों, ये पहला पॉइंट हमारा चल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है, ध्यान लगा के आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। कह रहे कि तकनीक सुधार यानी कि नई कृषि रणनीति। तो नई कृषि रणनीति इसलिए कहा गया कि आज से पहले, यानी कि आज से पहले का मतलब कि जिस टाइम की बात है उस समय से पहले उन्नत बीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो अब क्या है, सरकार ने उन्नत बीजों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। तो कह रहे हैं कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, ये हमारा पॉइंट है। सन 1965, टॉपिक जरूर याद रखना, सन 1965 आपकी सन जरूर आपको याद रखना है ताकि अच्छे मार्क्स आपको मिल सकें अगर ये क्वेश्चन आता है तो। सन 1965 से भारतीय कृषि में अधिक उपज देने वाले बीजों ने परंपरावादी बीजों का स्थान ले लिया। यानी कि परंपरावादी बीज कौन से थे, जो पहले हम इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि जो उन्नत बीज नहीं थे, बस हमारे पास बीज पड़े रहते थे, हम उसको डाल देते थे, अगर पैदावार हो गई अच्छी तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, ये हाल था उस समय। तो अब हमारे पास उन्नत बीज है। उन्नत बीज होते कैसे मैं आपको बता दूँ, जाँच कैसे करते हैं इसकी। जो बीज आपके पास हो, अगर आप उनको पानी में डाल देंगे, एक बाल्टी पानी में अगर डाल देंगे, तो जो बीज बाल्टी की सतह में जाके बैठ जाते हैं वो बीज बिल्कुल उन्नत होते हैं और बढ़िया होते हैं, और जो बीज ऊपर तैर रहे होते हैं वो बीज बेकार होते हैं, क्योंकि उनको कीड़े खा चुके होते हैं, वो खोखले हो जाते हैं। तो पहचानने की एक टेक्निक है, बाकी और भी चीज़ें होती हैं। तो आगे पढ़ते हैं। कह रहा गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार तथा कपास के लिए विशेष रूप से अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया था, और इसकी वजह से क्या हुआ कि उत्पादकता में वृद्धि हुई, और इस वृद्धि को सामान्यतः हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि हरित क्रांति किसे कहते थे। तो हरित क्रांति एक तरीके से थी कि कृषि को बढ़ावा देना, पैदावार को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक उपज को तैयार करना, ये आपका हरित क्रांति के अंदर आता है। अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास तथा वितरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। खोलो ये पॉइंट आप बिल्कुल हाईलाइट करना कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी, कह रहा है कि सन 2015 से 16 में लगभग 304 क्विंटल प्रमाणित बीजों का देश के विभिन्न भागों में किसानों के बीच वितरण किया गया था। यानी कि 15 से 16 में, सन 2015 से 16 में 304 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों को क्या किया, वितरण किया गया, यानी बांटा गया अलग अलग राज्यों में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहीं समाप्त होगा। अगला पॉइंट आपके सामने, अगला पॉइंट कह रहा है कि रासायनिक खादों का प्रयोग। तो रासायनिक खादों का प्रयोग जो है, रासायनिक खादों का प्रयोग करते किससे, तो मैं आपको बता दूं, रासायनिक खादों का प्रयोग इसलिए करते थे ताकि जो हमारे पौधे हैं उनमें उनकी गुणवत्ता अच्छी हो सके, और उनको जो पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं मिट्टी से, वो भी उन्हें प्राप्त हो सके और पैदावार अच्छी हो सके। तो कह रहा है कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। रासायनिक खादों के प्रयोग में समय के साथ साथ काफ़ी वृद्धि होने लगी, और सन 2016 से 17 में लगभग 259.5 लाख टन
रासायनिक खादों का उपयोग किया गया। डेटा, आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में मान लो कभी क्या आ जाता है, अगर आप एक्चुअल डेटा लिखते हो तो आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, ये फ़ायदा है आपका, ठीक है। तो 259.5 लाख टन रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया गया था 2016 से 17 के बीच में, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है तीसरा पॉइंट, फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। मैंने आपको बता रखा है कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो फसलों पर आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई छोटे मोटे पौधे लगे हैं तो उनमें कीड़े लग जाते हैं, वो पत्तियाँ खा जाते हैं या फिर फूल खा जाते हैं, कुछ इस तरीके के। तो उनसे बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता था। पहले के टाइम पे लोग गोबर, जैसे ये गोबर जो होता है इसको जलाते हैं तो उससे जो राख बन जाती थी, उस राख का इस्तेमाल करते थे ताकि जो कीड़े मकोड़े मर जाएं। तो आज के टाइम पे हम रासायनिक यानी कि कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसके बारे में हम अंदर पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। देखो, कह रहे हैं कि फसलों को बीमारी तथा कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उचित प्रयोग के लिए कदम उठाए गए, ठीक है। अब जो फसल में जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उनको भी जो बीमारियां हो जाती हैं, उससे बचाने के लिए हम कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते थे। लगभग 14 केंद्रीय पौधे संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए थे और पौधे संरक्षण के लिए एकत्रित कीटनाशक प्रबंध कार्यक्रम भी चलाए गए थे। और इसके साथ साथ उन्नत बीज यानी कि अधिक पैदावार देने वाली तकनीक को भी अपनाया गया था। अब जो हमारा अगला टॉपिक कह रहा है कि वैज्ञानिक खेती प्रबंध व्यवहार। वैज्ञानिक खेती प्रबंध व्यवहार का मतलब यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि परंपरागत के स्थान पर वैज्ञानिक ढांचे से खेती करने पर बहुत अधिक महत्व दिया गया और खेती की वैज्ञानिक विधियाँ निम्न प्रकार से संबंधित हैं। देखो, कह रहा है कि हम पहले जो परंपरागत खेती करते थे उसको हटाकर अब वैज्ञानिक खेती पर हम ध्यान दे रहे हैं। वैज्ञानिक खेती क्या होती है, जिसके अंदर मिट्टी की गुणवत्ता की जांच की जाती है, ठीक है, या फसल कब किस मौसम में बोई जाए इसके बारे में आपको बताया जाता है। तो उसमें कुछ पॉइंट आपको दे रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं, फसलों तथा उनकी किस्म का, आगे पढ़ते हैं, आगे हमारा फसलों तथा उनकी किस्म का चुनाव। दूसरा पॉइंट है भूमि की तैयारी। तीसरा पॉइंट है फसल हेराफेर। और चौथा पॉइंट आपका है बीज का चुनाव। पांचवा पॉइंट है अन्य उपयुक्त उर्वरकों का उपयोग। अब देखो, मैं आपको सारे बता देता हूँ एक बार। फसल का चुनाव का मतलब यहाँ पे कि कौन सी फसल बोई जाए, ठीक है। उसके बाद भूमि की तैयारी का मतलब यहाँ पे होता है भूमि की गुड़ाई करना, उसकी जुताई करना, उसको तैयार करना, मिट्टी को पोला करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और फसल की हेर फेर का मतलब यहाँ पे है कि एक ही फसल को अगर आप बार बार ज़मीन पर बोते रहोगे तो उस मिट्टी की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए फसल को बदल कर बोना चाहिए, यानी कि कभी दाल बो दी वहाँ पे तो कभी गेहूँ बो दिया तो कभी चावल बो दिया, इस तरीके से। तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो बनी रहती है। अगर एक ही फसल को आप बार बार बोते रहोगे तो उससे मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो समाप्त होने लग जाती है। अगला पॉइंट हमारा बीज का चुनाव का मतलब यहाँ पे कि हम परंपरागत बीजों का चुनाव करेंगे या उन्नत बीजों का चुनाव करेंगे जो अधिक पैदावार दे सकें, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। अन्य उपयुक्त उर्वरकों का उपयोग, यानी कि कीटनाशक दवाइयाँ हो गई या रासायनिक खाद हो गया, इसका इस्तेमाल करना। तो कह रहा है कि इस संबंध में गहन कृषि क्षेत्र प्रोग्राम आरंभ किया गया था। यानी कि इसके लिए हमने क्या किया, एक कार्यक्रम आरंभ किया जिसका नाम था गहन कृषि प्रोग्राम आरंभ किया गया। और इसके साथ ही कृषि में विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया। यानी कि लोगों को जो किसान थे उनको इकट्ठा करके उन लोगों को समझाया गया कि आप खेतीबाड़ी कैसे करो, किस प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करो, कैसे आप फसलों का हेर फेर करोगे, कैसे आप बीज का चुनाव करोगे, सारी चीज़ें उनको समझाना शुरू कर दिया गया। वैज्ञानिक खेती संबंधी खोज को प्रोत्साहित करने के लिए 23 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। अब वैज्ञानिक कृषि खोज का मतलब यहाँ पे क्या है कि विश्वविद्यालय स्थापित किए जिसके अंदर कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती थी या कृषि के बारे में पढ़ाई करवाई जाती थी ताकि पैदावार कैसे अच्छी बनाई जा सके, इसके बारे में लोगों को पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो उसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। जैसे आज के टाइम पे आप जानते हो किसान कॉल सेंटर खोल दिए गए। किसान कॉल सेंटर में क्या होता है कि अगर किसी किसान को किसी फसल की नॉलेज नहीं है तो क्या करेगा, कॉल सेंटर में फ़ोन करेगा और वहाँ से उसकी नॉलेज लेगा और उसके अकॉर्डिंग उस फसल की पैदावार को बढ़ाएगा। जो हमारा अगला टॉपिक है, पाँचवा टॉपिक कह रहा है कि खेती के यांत्रिक संसाधन। तो खेती के यांत्रिक संसाधन में कहा गया है कि खेती के यांत्रिक संसाधनों का प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए गए। पहला कह रहा है कि छोटे किसानों को सहकारी समितियां
यानी कि छोटे किसानों को सहकारी समितियाँ। और दूसरा है छोटे तथा सीमांत कृषक एजेंसियाँ। तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्य बैंक से कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए सस्ते ब्याज पर पूंजी प्राप्त करवाने की। ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे किसानों को आसानी से पूंजी प्राप्त हो जाती थी, पैसा प्राप्त हो जाता था, वो भी कम ब्याज दर पर, ताकि वो क्या कर सकें, अच्छी उपज वाले बीज खरीद सकें, उन्नत तकनीक खरीद सकें। इनके लिए उन्हें पैसा दिया जाता था। लगभग सभी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए कृषि उद्योग निगम स्थापित किए गए थे। यानी कि सभी राज्यों में हमने क्या स्थापित किए, कृषि उद्योग निगम, ताकि सभी किसानों तक ये जो सुविधाएं ये प्राप्त हो सकें, पहुंच सकें। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है संस्थागत सुधार अथवा भूमि सुधार, जो हमने उसमें दूसरे टॉपिक पढ़ा था, संस्थागत सुधार अथवा भूमि सुधार। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट कह रहा है कि मध्य स्थितों का उन्मूलन। तो मध्य स्थितों का उन्मूलन जो है इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि मध्य स्थित होते कौन थे। कह रहा है कि राज्य और भूमि के वास्तविक जोतने वाले के बीच जो लोग होते थे उन्हें बोला था मध्य स्थित। ठीक है, तो जिन्हें जमींदार के नाम से भी जाना जाता था, जमींदार को ही हम बोलते थे मध्य स्थित। ठीक है, तो जिन्हें जमींदार के नाम से जाना जाता था उनका उन्मूलन कर दिया गया। यानी कि कह रहे हैं कि स्वामित्व का अधिकार भूमि को वास्तविक रूप से जोतने वाले किसानों को दे दिया गया। यानी कि जो किसान थे उनके नाम वो ज़मीन करवा दी गई या उनको वो ज़मीन दे दी गई। यह इस दृष्टिकोण से किया गया ताकि जमींदार द्वारा किसानों का शोषण बंद किया जा सके या उनका शोषण ना हो सके। ठीक है, जब किसानों का शोषण नहीं होगा तभी किसान क्या करेंगे, अच्छी उपज पैदा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, कह रहा है कि लगान का नियमन करना। लगान का नियमन करना मतलब यहाँ पे क्या है, किसानों से अत्यधिक और गैर कानूनी जबरदस्ती वसूली को समाप्त करने के लिए लगान निश्चित कर दिया गया। ठीक है, सामान्यतः इसकी राशि फसल के मूल्य का 1/3 से अधिक नहीं है। यानी कि आपने जितनी फसल उगा रखी है उसका 1/3 हिस्सा आप मुश्किल से दोगे, उससे भी कम हिस्सा आपको देना पड़ेगा। तो यानी लगान क्या हो गया, आपका कम हो गया। मतलब यहाँ पे एक तरीके से ऐसा हो गया जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर आपने 100 गज में खेतीबाड़ी करी है तो 100 गज का मैक्सिमम 75% हिस्सा आपका होगा, 25% हिस्सा आपको किसी को देना होगा, उससे भी कम हिस्सा आपको देना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है चकबंदी। तो चकबंदी के बारे में मैंने आपको बताया था, चकबंदी पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि विखंडन की समस्या को कम करने की दृष्टि से चकबंदी कार्यक्रम चलाए गए। चकबंदी वह अभ्यास है जिसमें किसान को उसकी इधर उधर बिखरी हुई भूमि या खेतों की बजाय एक ही स्थान पर भूमि आवंटित करवा दी गई। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि किसी व्यक्ति की अगर 4-5 जगह पर भूमि है तो उसको इकट्ठा करके एक ही जगह पर दे दी गई ताकि वो आसानी से एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर खेतीबाड़ी कर सके। वर्ष 2004 तक 1633 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की चकबंदी ली जा चुकी थी। ठीक है, यानी कि इतनी चकबंदी करा दी गई थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ टॉपिक हमारा है, फोर्थ पॉइंट। इसमें कहा जा रहा है भूमि की उच्चतम सीमा। अब भूमि की उच्चतम सीमा में क्या कहा जा रहा है, पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भूमि की उच्चतम सीमा भूमि के वितरण में समानता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जोतों के आकार की उच्चतम सीमा निश्चित कर दी गई और भूमि की उच्चतम सीमा जुताई की गई भूमि की अधिकतम आकार है जो एक व्यक्ति या एक परिवार रख सकता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक व्यक्ति या परिवार जितनी उच्चतम ज़मीन को रख सकता है, सरकार ने उनको प्रोवाइड करवाई ताकि वो अच्छी से अच्छी फसल पैदा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर पैदावार उठा सकें। ठीक है, तो इसके लिए भूमि की उच्चतम सीमा उन्हें निर्धारित की गई, यानी कि अधिक से अधिक उन्हें ज़मीन दी गई। अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसके आगे हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट पेज पे। देखो इसके अंदर ये भी चीज़ थी कि जो इसी पॉइंट के अंदर ये भी था कि यहाँ पे एक आ गया कि निर्धारित उच्चतम सीमा के से ऊपर की भूमि को सरकार ने स्वयं ले लिया और उसका पुनः वितरण छोटे किसानों अथवा भूमि रहित श्रमिकों के बीच कर दिया। अब ये जो जमींदार थे जिनके पास जो बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा उच्च सीमा उनके पास ज़मीन होती थी, तो उन ज़मीनों का कुछ हिस्सा ज़मींदारों को दे दिया गया और जो बहुत ज़्यादा हिस्सा रह गया तो उनकी, अगर मान लो किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो उसका अधिकतम हिस्सा क्या करा, सरकार ने अपने पास रख लिया और कुछ निर्धारित हिस्सा ही ज़मींदारों को सौंप दिया।
और वो जो ज़मींदार जो ज़मीन सरकार ने अपने पास रखी है उस ज़मीन को किसानों को बांट दी या भूमि रहित किसानों को या श्रमिकों को दे दी ताकि वो उस पर पैदावार बढ़ा सकें। ठीक है, क्योंकि जो ज़मींदार हुआ करते थे, ज़मींदारों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती बाड़ी हुआ करती थी, ज़मीन हुआ करती थी, तो उनको उनसे छीन लिया गया। कुछ निश्चित ही ज़मीन उनको दी गई थी। पांचवा पॉइंट है सहकारी खेती। असहकारी खेती के इसके बारे में जानते हैं। देखो सहकारी खेती के तहत ये कहा गया था जो छोटे जोत धारक थे, छोटे जोत धारकों की सौदा शक्ति बढ़ाने के लिए सरकारी खेती का प्रोत्साहन किया गया और साथ में वे कम कीमत पर आगतों की खरीद के लिए उन्हें बताते थे कि कम कीमत पर आगतों को कैसा खरीदा जाए और अधिक से अधिक कीमतों पर अपनी पैदावार को कैसे हम बेच सके, इसके बारे में उन्हें समझाया बताया जाता था। ठीक है, तो